हेलो एवरीवन। हमने क्या पढ़ लिया था पिछली क्लास में? हम पिछली क्लास में हमने भाग 1 पढ़ा था। फिर जो हमने पिछली क्लास रिकॉर्ड की थी उसमें हमने कुछ अपने भारत का जो हमारी देसी रियासतें थी 552, उसका कैसे विलय हुआ था हमारे देश में, कैसे हम भारत को एकजुट कर पाए थे, कौन सी किस किस लोगों का उसमें मतलब बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई थी, वो कौन कौन से लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन साहब और माउंटबेटन साहब, इन तीनों ने भारत को एकजुट किया था, यूनियन बनाया था भारत को। ठीक है, ये सब हमने कल की क्लास में किया था। कैसे ब्रिगेडियर उस्मान की डेथ हुई थी, कैसे एलओसी और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इन सब के बारे में हमने पढ़ लिया था डिटेल में। आपको पीछे की क्लास देखना पड़ेगी। और फिर इंटरनेशनल कोर्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं और उनको कहा जाता है कि जनमत संग्रह के थ्रू आप क्यों नहीं कश्मीर को अपने में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने में विलय कर लेते। पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग थे हमारे, वो तो हमारे भारत के साथ विलय करने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस चक्कर में वो आज तक वो मामला टला हुआ है। ठीक है, यहाँ तक हमने सब पढ़ लिया था। अब जब हमारी सारी रियासतें एकजुट हो गई थी, हमारे भारत में मिल गई थी, अभी हमारे कोई राज्य नहीं बने थे। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि इतने बड़े एरिया को संभालना किस तरीके से कैसे निश्चित किया जाए, कोई पॉलिसीज़ तो बनानी पड़ेंगी। तो भारत को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। मतलब भारत को 4 राज्यों में डिवाइड किया गया था। राज्यों के कोई नाम नहीं थे, राज्यों के नाम थे ए, बी, सी और डी। बस ये 4 एरिया थे जिनमें डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है, भारत को। तो इसमें जो थे ए एरिया जो था, ए नाम से जो था, उसमें वो लोग रहते थे जो ब्रिटिश लोग थे। ब्रिटिश लोग, संपन्न जो एरिया थे उसमें ब्रिटिश लोग ही रहते थे। ठीक है, अब कुछ देसी रियासतें थी, तो देसी रियासतों में क्या था कि उनको जो अंग्रेजों से मिले रहते थे, जैसे ग्वालियर वाले, जैसे भोसले, इन रियासतों के नाम सुनेंगे। आज भी राजा महाराजाओं वाली ज़िंदगी जीते हैं। ये तब भी चापलूस थे अंग्रेजों के, और ये आज भी सत्ताधारियों के चापलूस हैं। तो ये हमेशा गद्दार रहे। 1957 में की क्रांति में सिंधिया फैमिली, ये सब सब अंग्रेजों के साथ थे। और आज भी देखो, ये सत्ता बदलने, इनको सत्ता से लोभ है, सिर्फ सत्ता चाहिए इनको। अगर इसकी सत्ता गिर रही है तो इसमें है, और फिर इसकी सत्ता गिर रही है, इसको छोड़ेंगे, उसकी सत्ता पकड़ेंगे जो हमारे लिए, हम मतलब हम उसमें जाके कुछ मंत्री संतरी बन जाए। मतलब हमेशा इनको सत्ता में बने रहना है। तब भी ये राजा वाजा थे, अंग्रेजों के बहुत ज़्यादा बड़े गुलाम थे। तो इन लोगों को क्या किया गया था कि कुछ मतलब एरिया ऐसे थे जहाँ से इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा रेवेन्यू तो आ नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने कहा कि उन्होंने बेवकूफ़ लोगों को यहाँ पर बैठाया जाए और इनसे कहा जाए बातें कर करके कि देखो हम तुम्हें ऐसी हेल्प देंगे, अपनी सेना देंगे, ये देंगे वो देंगे, बस तुम हमें कुछ पैसे भेजते रहना। तो जो बी वाले कैटेगरी में आते हैं वो आती हैं देसी रियासतें। फिर तीसरी कैटेगरी में आते हैं कमिश्नरीज। ये भी अंग्रेजों की चाल थी। कमिश्नरीज को बैठाया जाता है जगह जगह पे, जो संपन्न एरिया होते हैं उनको बैठाया जाता है कि यहाँ से रेवेन्यू लो और हम हमारे तक भेजो। ठीक है, और डी में आता है आपका यूटीज, जिसमें हमारा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये हमारे इसमें आते थे डी में। पर ये 4 भागों में डिवाइड किया गया था इतने बड़े भारत को। आप देखो कितना बड़ा मैप है भारत का, तो कैसे संभाले समझ में ही नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे एस के धर, ये कहा गया कि 2 आयोग बनाए गए। सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे जिनका नाम था एस के धर, इन्हीं के नाम से आयोग बना गया, एस के धर आयोग, इन्हीं की प्रेजेंटेशन में। ठीक है, एस के धर आयोग। और दूसरा बनाया गया जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू और इनका बी से क्या नाम हो गया,
वल्लभ भाई पटेल, और ये पी से पट्टाभी सीतारामैया, जेबीपी समिति। ठीक है, तो ये 2 आयोग बनाए गए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, ये बात चल रही थी कि क्यों ना भाषा के आधार पे भारत के राज्यों का गठन कर दिया जाए। जहाँ जहाँ जो जो भाषा बोली जाती है उसी भाषा के आधार पे हम एरिया डिसाइड करके राज्यों को बना देते हैं। फिर ये हुआ कि ये जो 2 आयोग बने, इन्होंने सर्वे किया होगा, जो भी बात रखी अपनी, ये भाषा के आधार पर राज्यों के गठन से सहमत नहीं थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी इसके पक्षधर नहीं थे और जेबीपी समिति भी इसके पक्षधर नहीं थी। दोनों ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं हो सकता, दोनों इसके खिलाफ थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के एक नेता थे, उनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। ये इनका नाम था पोट्टी श्री रामालू। ये 1952 में इस जिद पे अड़ गए। इन्होंने अपना एक अनशन शुरू किया कि जो आमरण अनशन होता है बिना अन्न के, इन्होंने शुरू किया कि हमारे देश को भाषा के आधार पर राज्य बनाया जाना चाहिए। अब ये दोनों लोग तो इसके सपोर्ट में नहीं थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाया जा सकता है, पर ये चाहते थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनाना चाहिए। ठीक है, तो अब ये लोग राजी नहीं थे, तो ये 56 दिन तक बिना खाए पिए अनशन पे थे और 56 दिन के बाद इनकी डेथ हो गई। 56 दिन के बाद क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। 56 दिन बाद इनकी डेथ हो गई और इनकी डेथ से क्या हुआ कि एकदम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर प्रेशर आया और वो घबरा गए। उन्होंने आनन फानन में आंध्र प्रदेश को क्या किया, भाषा के आधार पर एक राज्य घोषित कर दिया। क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का पहला राज्य बना हमारा आंध्र प्रदेश 1953 में। ठीक है, अब आनन फानन में जल्दबाजी में कर तो दिया। फिर क्या हुआ कि वहाँ के जितने भी मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिल, तेलुगु वाले सब, ये तमिल लोग थे, तेलुगु वाले लोग थे, तेलुगु भाषा बोली जाती है यहाँ पर। और फिर तमिलनाडु के लोग और केरल के लोग सब बोलने लगे कि हमें अपने अपनी भाषा के आधार पर अपना अपना राज्य चाहिए। अब बड़ी परेशानी होने लगी। फिर क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, एक सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था फजल अली, सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिनका नाम था फजल अली, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनाया। आयोग बना 1953 में। ठीक है, 1953 में ये आयोग बना, जल्दबाजी में ही ये आयोग बना। और इनसे कहा गया कि इन्होंने क्या किया, इस आयोग ने, फजल अली आयोग ने अपना सारे राज्यों में जाके सर्वे किया और वहाँ का देखा कि कैसा माहौल है, क्या मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। उस पर इन्होंने रिपोर्ट बनाना शुरू करी। इन्होंने देखा कि जैसे मान लो अब बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन जैसे मान लो भोजपुरी भाषा बोली जा रही है, तो भोजपुरी में भी कई भाषाएं हैं, कई मतलब छोटी छोटी अंचल वाली बोलियां होती हैं जो बोलो तो एक दूसरे से मिलती जुलती होती है। हिंदी भोजपुरी, अगर कोई भोजपुरी बोल रहा है तो हिंदी वाले को आराम से समझ में आ जाएगी। तो इस तरीके से लगा इन्हें कि हाँ, यहाँ पर
जो भाषाएं एक दूसरे से मिल रही हैं, भले वो अलग हैं लेकिन बोलचाल में मिल रही हैं और एक दूसरे पे अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर रही हैं, तो उन एरिया को आपस में मिला के एक राज्य बनाया जा सकता है। इस तरीके से इन्हें ये पूरी रिपोर्ट बनाने में 3 साल का टाइम लगा। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की 1956 को। 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब ये तो एक आयोग था, एक अस्थायी आयोग बना और उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी। अब वो रिपोर्ट पेश करने से थोड़ी भाषा के आधार पर राज्य बन जाएंगे। फिर क्या हुआ कि ये रिपोर्ट संसद के पटल पे रखी गई। ठीक है, जब संसद में इस पे बातचीत हुई और जब राज्यसभा लोकसभा से इसको सहमति मिली, फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक संशोधन हुआ, जिसे कहते हैं 7वां संशोधन। सातवां संशोधन हुआ और इस संशोधन के जरिए भारत के भाषा के आधार पर 14+6 यानी कि 14 राज्य और 6 यूटीज बने। ठीक है, संविधान संशोधन के बाद में 14 राज्य और 6 यूटीज बने। तब हमारे भारत के जो ABCD वाले राज्य थे, जो ABCD वाला भी मैंने पढ़ाया, वो चीज़ खत्म हो गई और 14 राज्य बने और 6 यूटीज बने। लेकिन वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 यूटीज हैं हमारे पास में। ठीक है, इस तरीके से हमारे देश में राज्यों का गठन हुआ। ठीक है, और फिर ठीक है, इस तरीके से हमारे 14 राज्य और 6 यूटीज बने। कब बने? 1956 में। ठीक है, अभी पूरी तरीके से हम इस प्रॉब्लम से निकले नहीं हैं। अब धीरे धीरे जब अंग्रेज हमारे यहाँ से गए तो हमारे पास बचा ही क्या था? सब कुछ तो हमें नए तरीके से शुरू करना था। अब एकदम से सब चीज़ परफेक्शन तो नहीं आ सकता ना हर चीज़ में। फिर भी इतना अच्छा परफेक्शन है, हमें लगता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा किसी का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। कितना अच्छा सब कुछ लिखा है उसमें, काफ़ी महान लोग थे, काफ़ी अच्छे लोग थे लिखने वाले। तो जितनी भी चीज़ें बनी उस टाइम बहुत अच्छी परफेक्ट बनी, और कुछ कमियां भी रह सकती हैं, हर कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, कुछ ना कुछ कमियां तो रही जाती हैं। अब उसके लिए तुम जवाहरलाल नेहरू को गाली दो या कुछ करो, उससे थोड़ी फ़र्क पड़ता है। वो जो सिचुएशन थी जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, उस सिचुएशन में कोई भी होता, उन्होंने कम से कम इतने डिसीजन लिए सब लोगों ने मिल के, तो और हम इस ज़माने के लोग जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उस ज़माने के लोग ले रहे थे, बहुत बड़ी बात थी। फिर क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। ये हमारा भारत। ठीक है, समझ सकते हैं ऐसे। अरे यार, बड़ा गंदा नक्शा बन रहा है, इतना अच्छा बनाती हूँ मैं। चलो, इतना ही पढ़ना है हमें। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतने एरिया में एक राज्य बना जिसका नाम था पेप्सू। PEPSU, पेप्सू। ये 3 राज्य अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में जो हैं, उनको मिला के एक राज्य बना था पेप्सू, जिसका नाम दिया गया था, इसका नाम था। अब ये वाला एरिया जो था, ये हिमालय एरिया था, ठीक है। ये वाला एरिया जो था वो पंजाबी भाषा बोलने वाला था। ये नीचे वाला जो एरिया था, ये हिंदी बोलने वाला था, बड़ी यहाँ प्रॉब्लम थी। पहाड़ी एरिया भी था, पंजाबी लोग थे, हिंदी बोलने वाले थे, और इसका एक नाम रखा हुआ था पेप्सू। इसको पेप्सू की फुल फॉर्म होती है पंजाब ईस्ट पटियाला
SU, पंजाब ईस्ट पटियाला यूनियन करके ऐसे कुछ नाम था, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन, स्टेट यूनियन इसका नाम था। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत होने लगी, यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर क्या हुआ कि जो हिंदी भाषी क्षेत्र था उसको बना दिया गया हरियाणा, हरियाणा राज्य बना दिया गया। और जो पंजाबी भाषी देश था उसका नाम पंजाब बना दिया गया, उसको पंजाब राज्य के नाम से बना दिया गया। और जो है हिमालय वाला एरिया था इसको हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इन 3 राज्यों में डिवाइड कर दिया इस पेप्सू को तोड़ के। ओके, अब क्या हुआ कि यहीं पर बीच में एक चंडीगढ़ है जगह, पेप्सू है ना, यहीं पर बीच में चंडीगढ़ है छोटा सा। तो ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा और ये हो गया हिमाचल। अब ये बीच में जो है ये चंडीगढ़ है। तो अब चंडीगढ़ को एक छोटी सी जगह है, तो अब उसका क्या किया जाए, उसको कोई राज्य बना नहीं सकते, तो उसको बना दिया यूटीज, उसको बना दिया यूटीज। ठीक है, अब क्या है कि कोई पंजाब को कोई काम पड़ता है तो वो चंडीगढ़ में जाता है, और हरियाणा को कोई काम पड़ता है तो चंडीगढ़ में जाता है। अब यहाँ इलेक्शन होते हैं, कुछ भी होता है, तो यही मसला होता है कि हम जीतेंगे तो चंडीगढ़ को अपने में मिला के वहाँ राजधानी बना लेंगे। ये कहते हैं हम जीतेंगे तो हम अपने में हरियाणा चंडीगढ़ को अपने में बना के राजधानी बना लेंगे। कोई ये नहीं कहता कि हम अपनी एक अच्छी सी राजधानी बना लेंगे। देश का विकास होना चाहिए, ये भी तो हमारा पार्ट ही है ना, चंडीगढ़ हमारा पार्ट है, सब चीज़ तो हमारा देश का ही पार्ट है ना। किसी के बाप की बपौती तो नहीं है कि एक राज्य का हुक्मरान आपको बना के बैठा दिया तो राज्य आपका हो गया। नहीं, आपका नहीं हो गया, आपको चलाने भर के लिए दिया गया, आपका नहीं हो गया वो। ठीक है, तो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेने चाहिए कि जो देश के हित में हो, जो जनता हित के हित में हो, ना कि ये कि जो मेरे हित में हो, मेरे ईगो के हित में मैं लेके रहूँगा। ये जैसे दूसरे देश के लोगों ने हमारे साथ किया करते हैं, वैसे हम अपने देश में कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, राज्यों के इतने आपस में मसले रहते हैं कि एक राज्य नदियों को लेके कितना झगड़ा रहता है, मैं अपना पानी नहीं दूंगा, यहाँ मैं अपना पानी नहीं दूंगा। MP में, उत्तर प्रदेश में पानी को लेके बहुत ज़्यादा विवाद रहते हैं, दिल्ली में, हरियाणा में पानी को लेके, यमुना नदी को लेके कितना विवाद रहता है। तो इस तरीके से सोचते हमारे बाप की बपौती है, ये किसी के बाप की बपौती नहीं है, ये देश है, ये सबका देश है। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए और सबको सिर्फ देश हित में सोचना चाहिए, सिर्फ अपने हित में नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पेप्सू राज्य भी 3 भागों में डिवाइड हो गया था। अब हम अपनी जो भाग 2 कल की नेक्स्ट जब क्लास करेंगे तो उसमें भाग 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम नागरिकता को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और अच्छे से रहिए, पानी खूब पीते रहिए और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई भी अच्छे से करते रहिए। और मेरे चैनल का नाम है समा एकेडमी, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।